हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस के लिए महा मॉक टेस्ट आपको करवा रहे हैं, तो उसी क्रम में 8वां मॉक टेस्ट हमारा ये है। ठीक है, तो दोस्तों मॉक टेस्ट पर जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पीडीएफ चाहिए बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको छोटा सा काम करना है। हम आपको दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ दोनों के मिलाकर 200 मॉक टेस्ट देने वाले हैं। 100 मॉक टेस्ट केवल दिल्ली पुलिस के रहेंगे, 100 ही मॉक टेस्ट सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रहेंगे। कंप्लीट मॉक टेस्ट दोस्तों, ठीक है। जो हम यहां पे करवाते हैं वीडियो में वही आपको पीडीएफ के तौर पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। विद आंसर की सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, केवल आंसर की मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब सॉल्यूशन का टाइम नहीं है, अब केवल की का टाइम है। अब भी आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, पीडीएफ लेना चाहता है, तो आपको इस नंबर पे 9468164742 इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से जो हमारी फीस है 200 मॉक टेस्ट की 100 रुपए, केवल 200 मॉक टेस्ट नहीं, आपको करंट अफेयर और अन्य चीजें भी बहुत सारी हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही, इन्हीं 100 रुपए में आ जाती हैं वो। तो अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो 100 रुपए पे करे इस नंबर पे। इस नंबर पे अगर किसी ने फोन किया तो अगर उसने पैसे भी दे रखे होंगे, पेमेंट कर भी दी होगी और फोन कर दिया गलती से, तो ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा भाई। फिर बाद में मत कहना कि पैसे खा जाता है। पैसे इसीलिए खा जाते हैं क्योंकि बेवकूफ लोग हैं कुछ लोग, जिनको बार बार कहने पर भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। फोन मत करना गलती से भी, नहीं तो तुमने कितने पैसे दे रखे हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तुम तो बहुत सारे हो, मैं अकेला हूं, इसलिए मेरी मजबूरी को समझो। फोन मत करना, आपको जो कार्रवाई मैं बता रहा हूं वो करना। आपका मतलब हम पीडीएफ देंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट होगी उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको वो स्क्रीनशॉट इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। ये नंबर है 8901028158। इस नंबर को सेव कर ले व्हाट्सएप पर और इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट आएगा कुछ देर आप वेट करें, हम आपको अपने आप ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और जब ग्रुप फुल हो जाएगा तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट पर आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 100 मॉक टेस्ट आपको यहां पे लाइव प्रीमियर सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट ना केवल अपने आपको तेज करेंगे, बल्कि आपको ये भी यहां से एनालिसिस मिलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन, किस लेवल तक के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे पहले मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके, ठीक है। तो पहला सवाल, जगदीश एवं जाकृति की आय का जो योग है वो 2700 रुपए है। जगदीश अपनी आय का 90% खर्च करता है और जागृति अपनी आय का 80% खर्च करती है। यदि दोनों की बचत समान है तो जागृति का वेतन कितना है दोस्तों। तो देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक जगदीश है और एक जागृति है। अब सबसे पहले आप 90% का मतलब कितना होता है दोस्तों। तो 90% का मतलब 9/10 और 80% का मतलब कितना है दोस्तों, 8/10। 8/10 ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जगदीश है ना, कह रहा है कि 10 रुपए कमाता है, 9 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना है दोस्तों, 1 रुपए। ये क्या है, इनकी आय है। ये क्या है दोस्तों, व्यय है। और ये क्या है दोस्तों, खर्च है। जगदीश जो है 10 रुपए में से 10 रुपए कमा रहा है, 9 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितना है दोस्तों, 1 रुपए। जागृति है, वो 10 रुपए कमा रही है, 8 खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही दोस्तों, 2 रुपए। लेकिन ये कह रहा है सवाल में कि दोनों की बचत बराबर है। तो दोनों की बचत बराबर है तो मतलब ये आपका जो है, ये जो बचत है, ये वह है, ये बचत दोस्तों, ठीक है। तो ये बचत क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। तो इनको बराबर कैसे करेंगे, इसको 2 बनाइए, यानी इस 2 को इस तीनों से गुणा कीजिए, क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो इससे भी करना पड़ेगा, तो इससे भी कीजिए। तो क्या आएगा, ये 20, ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों की बचत बराबर आ गई, यस और नो। तो ये 20 कमाता है, 18 खर्च करता है और 2 बचा रहा है। ये 10 में से 8 खर्च कर रही है, 2 बचा रही है, यानी दोनों की बचत समान आ गई। और दोनों की आय कितनी है, ये 20 है, ये 30 है। टोटल कितना दोस्तों, 30 यूनिट।
और 30 यूनिट का मान कितना दे रखा है 2700 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 90 रुपए। पूछा क्या है दोस्तों आपसे जागृति, तो जागृति का वेतन कितना आएगा 9 गुणा में 10 बराबर कितना 900 रुपए। ठीक है 900 रुपए। इसका वेतन कितना है 900 रुपए और इसका कितना है दोस्तों 1800 रुपए। तभी तो दोनों का कुल मिलाकर कितना है 2700 रुपए। ठीक है, तो जागृति का वेतन आपसे पूछा है कितना जाएगा 900 रुपए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया है, कोई भी इसमें राम कहानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं भाई, बहुत ही आसान सवाल है। रूट है उसके अंदर 121 है। ठीक है, तो 121 को सोल्व करेंगे क्या आएगा दोस्तों 11 को जोड़ेंगे 5 में कितना आएगा 16 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 4 को जोड़ेंगे 32 में। ठीक है, तो 32 में आप क्या जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा रूट 36 और रूट 36 का मान कितना आएगा दोस्तों 6। तो सवाल का आंसर कितना जाएगा 6 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे दोस्तों। तो यहां पे सूत्र लगेगा M1 D1 बराबर M2 D2। कह रहा है कि 64 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 80 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों। तो 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 5 से काट दीजिए 3, तो D2 का मान कितना जाएगा 12 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल, एक पिता है और एक पुत्र है। कह रहा है कि दोनों का आय का अनुपात 5:2 है। यदि दोनों की आयु में अंतर 27 वर्ष का है, तो भाई अंतर देखें कितना का है 5 में 2 गई 3, तो 3 यूनिट का अंतर है। एक्चुअल में कितना दे रखा है 27 का, तो 1 का मान कितना आएगा 9, यानी कि मैं कह सकता हूं पुत्र की आयु कितनी है 18 और पिता की आयु कितनी है 45। भाई 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। अब पूछा क्या है 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो प्लस में 6 कर देंगे। 6 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी 51 वर्ष। अगर पुत्र की पूछे तो 18 प्लस में 6 बराबर 24 वर्ष। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी 51 वर्ष आयु आ जाएगी पिता की 6 साल बाद दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं और शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कक्षा में जो कुल लड़के हैं वो कितने हैं 100 हैं। टोटल जो बॉय हैं उनकी संख्या कितनी है 100 है। 100 में से 30% क्या करते हैं दोस्तों फुटबॉल खेलते हैं। 100 में से फुटबॉल खेलने वाले कितने दोस्तों 100 का 30%, यानी 100 में से 30 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अगर 100 में से 30 फुटबॉल खेलते हैं तो शेष कितने बच गए दोस्तों, शेष बच गए 70। ये क्या रह गए शेष रह गए। अब कह रहा है कि इन शेष का है ना कितना परसेंट दोस्तों क्रिकेट कितने खेलते हैं, इन शेष का 40%, तो 70 का 40% निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों 28 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। भाई शेष का 40%, तो 70 का 40% निकालेंगे 28 आएगा। 28 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो 70 में से 28 अगर क्रिकेट खेलते हैं तो शेष कितने रह गए दोस्तों। ये जो शेष बच्चे हैं ये क्या खेलते हैं दोस्तों टेनिस। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 10 में 8 गई 2, यहां पे 6 में 2 गई 4, 42%। तो 42 का मान बराबर है 21 के, 1 का मान आएगा 1/2, तो 100 का मान कितना आएगा 1/2 से गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 50 लड़के। तो टोटल जो इस कक्षा में लड़के हैं कितने हैं 50 दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने समझा दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, यहां पे मैं समझा रहा हूं ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको लगता है कि बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है दोस्तों। आप खुद करके देख लीजिए, पता लग जाएगा कितने पानी में हम। ठीक है, जब यही सवाल हमें दिक्कत करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि पेपर हार्ड है क्या नॉर्मल है। ठीक है, यहां तो मैं समझा रहा हूं प्रत्येक सवाल, इसलिए आपको लग रहा है कि हर सवाल मेरे को आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन है। यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, तो अब भोजन कुल कितने सप्ताह और चलेगा दोस्तों, बताइए जरा। तो देखिए दोस्तों 750 सैनिक है ना,
उनके लिए 20 सप्ताह का भोजन है वो स्टोर है, जो राशन है वो 20 सप्ताह तक चलेगा। हुआ क्या, 4 सप्ताह तो इन्होंने खाया, लेकिन 4 सप्ताह के बाद 450 सैनिक और आ गए। अगर दोस्तों ये 450 सैनिक नहीं आते तो 750 जो सैनिक है उनका भोजन कितने सप्ताह और चलता भाई? 4 सप्ताह तो खाया है, टोटल 20 सप्ताह का स्टोर है तो 16 सप्ताह चलता। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि 750 सैनिक, जो 750 सैनिक है, 750 सैनिकों का भोजन चलता कितने सप्ताह दोस्तों? 16 सप्ताह। यस और नो? अरे 4 सप्ताह तो खाया है तो 16 सप्ताह का तो रहता। अगर यही 750 सैनिक रहते तो इनका भोजन 16 सप्ताह चलता। तो आप मुझे बताइए एक सैनिक का भोजन कितने दिन चलेगा? तो आप कहेंगे सर 16 गुणा में 750। अब कितने सैनिक हो गए दोस्तों? अब 750 प्लस में 450, यानी टोटल कितने हो गए दोस्तों? 1200। तो 1200 सैनिकों के लिए भोजन चलेगा 16 गुणा में 750 बटे 1200। तो भाई 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 15 पाप 75, 15 अंठ 120 और 8 से कटेंगे 2, तो 2 पंजे 10 सप्ताह। तो इन सैनिकों के लिए अब कितने दिन भोजन चलेगा दोस्तों? केवल 10 सप्ताह चलेगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से, बिना किसी घुमाव के मैंने आराम से इस सवाल को समझा दिया। 750 सैनिक हैं, उनके लिए 20 सप्ताह का भोजन पर्याप्त है। 4 सप्ताह तक उन्होंने खाया। अगर ये 750 ही सैनिक रहते तो दोस्तों आपको पता है 16 सप्ताह भोजन और चलता। तो 750 सैनिकों के लिए भोजन चलता 16 सप्ताह। तो एक सैनिक कितने दिन खाता? 16 गुणा में 750। अब सैनिक कितने हो गए? 750 प्लस में 450 1200। तो 1200 को मान निकालेंगे कितना आएगा? 10 सप्ताह भोजन चलेगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए और बी की आय है ना, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो आय है वो है 5:3 के अनुपात में, ठीक है। और खर्च जो है, खर्च है दोस्तों 8:5:2। कितने व्यक्ति हैं? 3 हैं, ठीक है, ए बी सी। अब देखिए क्या कह रहा है। अब यहां पे क्या आएगा दोस्तों? बचत आएगा। तो बचत क्या कह रहा है? बचत केवल बी की दे रखे है, तो बी की बचत 7,000 दे रखे नहीं, 7,000 नहीं है, केवल 700। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो बी की बचत है ना, मैं यहां लिख देता हूं, बी की बचत, ये गलत है, यहां पे बी की बचत कितनी है? 700 रुपए। ये याद रखेंगे, 7,000 नहीं है, 700 रुपए, ठीक है। तो यहां पे बी की बचत दे रखी कितनी दोस्तों? 700 रुपए। और क्या दे रखा है? सी का जो खर्चा है ना वो 2,000 है। तो आपने लिख लिया, अब सवाल के अकॉर्डिंग सोल्व कर दो। हमें इनकी नहीं पता कितनी बचत है, इनकी कोई लेना देना नहीं है, आपको जो दे रखा है वो कीजिए। सी का खर्चा दे रखा है 2,000, यानी 2 यूनिट बराबर है 2,000। अरे 2 यूनिट का मान बराबर है 2,000 के, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1,000 नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो मैं कह सकता हूं सी का खर्चा कितना है? 2,000। बी का खर्चा कितना है? 5,000। ए का खर्चा कितना है? 8,000, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1000 है तो 8 का मान 8,000 आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, आय बढ़ती कैसे है दोस्तों? आय बढ़ती है आपका खर्चा और आपकी बचत मिला के। तो मैं कह सकता हूं बी की जो आय है वो 5,000 प्लस में 5700 नहीं है क्या? तो 3 यूनिट बराबर कितना है? 5700। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1900। तो पूछा क्या है? 1 की बचत। तो 1 की बचत निकालेंगे ना, तो पहले 1 की आय निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का मान अगर 1900 है तो 5 का मान कितना आएगा? 19×5 = 9500। 1 की आय है 9500, 8,000 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है दोस्तों? 1500। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा था भाई 5:3, और खर्च का अनुपात तीनों का दे रखा था 8, 5 और 2, और बी की बचत दे रखी थी 700 रुपए। लेकिन सी का खर्चा भी दिया हुआ था 2,000, यानी 2 यूनिट बराबर था 2,000 के, तो 1 यूनिट का मान 1000, तो 2 का मान 2,000, ये 5,000, ये 8,000। अब क्या दे रखा है?
बी का वेतन, तो बी का वेतन कैसे निकलेगा दोस्तों, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तभी तो वेतन आएगा दोस्तों। तो ये 5700 बनेगा, तो बी की आय है कितनी, 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 5700, तो 1 का मान 1900, तो इसकी 5 का मान निकालेंगे, 19 रुपए, यानी ए जो है टोटल 9500 रुपए कमाता है, 8000 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है फिर 1500 रुपए। और यही सवाल का क्या है दोस्तों आंसर, ऑप्शन ए, 1500 रुपए की बचत ए कर रहा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 साल पहले पिता जो था अपने पुत्र का 4 गुना था। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का कुल योग 62 वर्ष हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां निकाल रहा हूं 6 वर्ष पहले, क्या निकाल रहा हूं दोस्तों, 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र। अगर दोस्तों 6 साल पहले अगर पुत्र x वर्ष रहा होगा तो पिता कितना रहा होगा, 4x, इससे 4 गुना। अगर मैं वर्तमान आयु की बात करूं दोस्तों, तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी, तो भाई 6 साल तो वो और 10 साल बाद, यानी मैं यहां लिख रहा हूं 10 साल बाद, वर्तमान नहीं 10 साल बाद लिख रहा हूं, 10 साल बाद उनका क्या होगा। ठीक है, तो भाई 6 वो 10 ये 16 साल का अंतर आएगा, तो ये 4x प्लस में 16, ये x प्लस में 16, तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 16। भाई पिता की आयु तो 4x प्लस में 16 होगी और पुत्र की आयु होगी x प्लस में 16। ठीक है, दोनों का जो योग दे रखा है ना वो कितना है, 62 साल है। तो आपको पता है 5x बराबर 62 माइनस 32, 32 कहां से आया, 16 16 32 आएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 30 वर्ष आएगा, x का मान कितना आएगा 6। तो अगर 6 है तो ये पुत्र की आयु कितनी है 6, पिता कितनी 24 साल। पूछा क्या है वर्तमान में, तो वर्तमान में दोनों की आयु कितनी है, ये 30 साल का है, ये 12 साल का है, 6 साल का है, तो अंतर आएगा 6 वर्ष बाद, तो 30 और 12, 30 में 12 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 18 वर्ष। तो दोनों में आयु का अंतर कितना है, 18 वर्ष का यहां पे अंतर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अरे पुत्र की आयु निकाल दी, पिता की आयु निकाल दी, वर्तमान आयु क्या आएगी, तो वर्तमान में आप इनमें 6 जोड़ दो, 6 साल बाद वर्तमान हो जाएगी, फिर 10 साल बाद की हमने निकाली है ना, तो वर्तमान आएगी पिता की 30 और इसकी आएगी 12, तो 30 में से 12 गया कितना आएगा, 18 वर्ष की आयु का अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक किया कीजिए, लाइक तो करते नहीं हो तुम यार, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो सफल ही होते नहीं देखना चाहते प्रदीप यादव सर को। ठीक है, होम ट्यूशन चैनल को मतलब सफल होते ही नहीं देखना चाहते, लाइक करने में दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो प्रीमियर लगते डिसलाइक करते हैं, लाइक करने से तो कोई मतलब नहीं है, करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत है वो 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी को भी शामिल कर दिया जाता है तो 11 खिलाड़ियों के औसत में 1 रन की कमी आ जाती है। तो 11वें खिलाड़ी की कितने रन बनाए। ठीक है, तो मैं यहां निकल रहा हूं यहां पे कि भाई 10 खिलाड़ियों का या 11 खिलाड़ियों का की आयु का योग कितना आएगा। कह रहा है कि 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 43 है और 11 खिलाड़ियों 11वें को शामिल करते हैं तो औसत आयु में 1 की कमी आ जाती है। तो योग कैसे आएगा, 11 गुणा में 42। भाई 10 की 43 सर, 11 की 1 घट की 42, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 2 46, 462। अच्छा 10 खिलाड़ियों की आयु का योग कितना आएगा, 10 गुणा में 43, तो कितना आएगा 430, घटा दीजिए 32, तो 11वें खिलाड़ी ने 32 रन यहां पे बनाए हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि एक तैराक की चाल जो है शांत जल में 17 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए कि धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या होगी दोस्तों। तो हम यहां पे लिखेंगे पहले धारा की चाल। तो धारा की चाल कैसे आएगी दोस्तों, शांत जल में चाल, शांत जल में तैराक की चाल माइनस, और यहां पे दूसरा क्या है, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल। तो आप जाएंगे 17 माइनस 9 बराबर कितना आएगा, 8 किलोमीटर पर आवर।
ये धारा की चाल कितनी आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा क्या है, धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या आएगा, शांत जल में चाल और प्लस में ये, तो 17 प्लस में 8 बराबर कितना आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कह रहा है कि नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु 2:3 में है। ठीक है, 6 वर्ष बाद यही आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो नीरज की वर्तमान आयु क्या है, तो डायरेक्ट कीजिए 2x बटे में 3x। 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, दोनों की आयु 3/4 हो जाएगी। तो भाई 4 दूनी 8x प्लस में 24, ये 3 तिया 9x प्लस में 3 संगे 18, ये इधर जाएगा 1x बचेगा, ये 18 6, x का मान आ गया 6, तो ये भाई 12x का, ये 18x। पूछा क्या है नीरज की वर्तमान आयु, तो नीरज की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष और दूसरे की गोपाल कितनी है 18 वर्ष। ठीक है, सीधा सवाल है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार खेत है। अच्छा जी, उसकी लंबाई है, तो एक आयताकार खेत बना लेते हैं। यह मान लीजिए आयताकार खेत है। ठीक है, ये कोई आयताकार खेत है जिसकी जो लंबाई है वो तो 45 मीटर है और चौड़ाई है वो 25 मीटर है। कह रहा है कि इसके चारों ओर है ना 2.5 मीटर का रास्ता और है। ये रास्ता है भाई 2.5 मीटर का। ठीक है, ये 2.5 मीटर का चारों तरफ से क्या है रास्ता है। हमें क्या करना है, इस रास्ते में रोड़ी बिछानी। इस रास्ते में क्या बिछानी है दोस्तों, रोड़ी बिछानी है। और इस रोड़ी का जो खर्च है वो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो टोटल खर्च कितना आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इस टोटल आयत का क्षेत्रफल, ये पूरा यहां तक का, और इसका क्षेत्रफल, इसमें से पूरे वाले में से ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं रास्ते का एरिया। तो रास्ते का एरिया कैसे आएगा दोस्तों, इस बड़े वाले आयत का, यानी कि चौड़ाई, जो रास्ते की चौड़ाई कितनी है दोस्तों 2.5 मीटर। तो मैं लिखूंगा रास्ते सहित लंबाई, रास्ते सहित लंबाई गुणा रास्ते सहित चौड़ाई और माइनस अंदरूनी आयत का एरिया। दोस्तों ऐसे करना है। तो ये लंबाई सहित, जो रास्ते सहित लंबाई कितनी आएगी 45 और 2.5 इधर 2.5 इधर, 5 जुड़ेगी तो 45 और 5 50 गुणा 25 में 5 जोड़ेगा कितना आएगा 25 और 5 30 माइनस, और अंदर वाला जो ये जो आयत इसकी क्षेत्रफल कितना आएगा 45 गुणा में 25। तो आप कैलकुलेट करेंगे, यह आएगा 1500 माइनस 1125, यह आएगा 375 वर्ग मीटर। यानी जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो आ गया है 375 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर पर खर्च होते हैं 10 रुपए, तो 375 पे कितने हो जाएंगे दोस्तों 3750 रुपए। 3750 रुपए का यहां पे क्या आएगा खर्च आएगा दोस्तों। ठीक है, कितने खर्चा आएगा 3750 रुपए का यहां पे खर्चा आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक टंकी में कुल 7 पाइप लगे हैं, जिनमें से कुछ में से प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में भर रहा है और शेष में से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर रहा है। यानी कुछ तो पाइप 6 मिनट में भर रहे हैं और शेष प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर रहे हैं। तो वैसे पाइपों की संख्या कितनी है जिनमें से प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में भर रहा है दोस्तों। तो मान लेते हैं जो 6 मिनट में भर रहे हैं, 6 मिनट वाले पाइपों की संख्या कितनी आएगी x, तो दूसरे कितने आ जाएंगे दोस्तों 7 माइनस x। अरे टोटल तो 7 ही पाइप हैं, 6 मिनट वाले अगर x हैं तो दूसरे कितने आ जाएंगे 7 माइनस x। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 6 मिनट में पानी भर रहे हैं।
यानी टोटल 6 मिनट में भर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1/6 गुणा में x कर लें, प्लस में 1/8 गुणा में ये क्या आएगा 7 माइनस x आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, ये बराबर 1 हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 24, तो देखो 6 चौक 24 यानी 4x होगा, प्लस में 8 या 24, तो 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 और माइनस 3x बराबर क्या है 1, तो 1 के मल्टीपल में क्या चला जाएगा 24 चला जाएगा, तो यहां से मैं लिख रहा हूं यहां पे सीधा 24। देखो 4 में 3 गई 1, इधर तो x बचेगा, ये 24 21 इधर जाएगा माइनस का, तो 24 माइनस 21 बराबर कितना आएगा 3, x का मान कितना गया है 3, यानी 6 मिनट में भरने वाले जो पाइप है उनकी संख्या कितनी है 3। आपसे पूछा है 8 मिनट वालों की, तो 8 का मान कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4 पाइप, तो 8 मिनट में भरने वाले जो पाइप हैं उनकी संख्या कितनी है 4 है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि 8 संख्याओं का जो औसत है ना वो 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 2 का औसत कितना आएगा, तो हम योग निकाल लेते हैं। 8 संख्याओं का योग, 8 संख्याओं का योग तो कितना आएगा दोस्तों, 14 गुणा में 8 बराबर 14 × 112, और 6 का जो औसत है उनका योग निकालेंगे तो 6 गुणा में कितना है दोस्तों 16, 16 6 की 96, तो शेष 2 का योग कितना आएगा दोस्तों, 12 में 6 गई 6 और यहां पे 8, तो इनका औसत निकालेंगे तो 16/2 कितना आएगा 8, तो इनका औसत कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। आखिरी सवाल देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए का जो मूलधन है वो 4 वर्षों में कितना हो जाता है दोस्तों, 2016 हो जाता है। तो यही धन अगर 1% वार्षिक दर बढ़ा दी जाए तो उसके बाद कितना मिश्रधन होगा, तो यहां से मैं निकाल रहा हूं पहले रेट। तो रेट कैसे निकलेगा दोस्तों, रेट का सूत्र होता है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो SI कितने है दोस्तों, मिश्रधन 2016 है और प्रिंसिपल 1200 रुपए है, तो जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2016 में से 1200 घटाएंगे कितना आएगा 816, तो SI है 816 गुणा में 100 बटे प्रिंसिपल है कितना 1200 और गुणा में टाइम तो 4, कैलकुलेट कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 0 4 चौक 16, ये कटेगा 12 एकम 12 12 से 84, यानी रेट का प्रतिशत कितना आ गया 17%। अब वो चाह रहा है कि रेट बढ़ा दी जाए, तो वर्तमान रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों 18%, भाई 1% बढ़ा दी, इस रेट से 1200 रुपए की धनराशि 18% की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो आप जानते हैं 12 चौक 48, ठीक है, या 18 चौक 72, 12 गुणा में 72 कर लीजिए, तो 12 7 84 840 प्लस में 24 जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों 4 2 6 864, क्या आएगा आपका 2064 रुपए। नया जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2064 रुपए, यानी ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो लेते हैं पहला सवाल। तो दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप मान लीजिए इनकी PDF लेकर बाद में खुद से आराम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप PDF ले सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में हमने प्रोसेस बताया है, जाके उसको अमल कीजिए, फ़ोन कोई नहीं करेगा। ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, हम आपको PDF दे देंगे दोस्तों, और आप आराम से इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, केवल आंसर की मिलेगी दोस्तों, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 1 महीने का सारा टाइम इसमें आपको सॉल्यूशन कहाँ से देंगे दोस्तों। ठीक है, तो लेते हैं पहला सवाल कंप्यूटर का। कैश मेमोरी किनके बीच में मध्य स्थित होती है, यानी कैश मेमोरी है वो किनके मध्य स्थित होती है, ये आपको बताना है। तो जो कैश मेमोरी होती है दोस्तों CPU और रैम के बीच में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच में। ठीक है, अगला सवाल है, फ्लैश मेमोरी कार्ड को खालिस्तान समझा जाता है, इसका अर्थ यह है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा, यह आपको बताना है। फ्लैश मेमोरी कार्ड को खालिस्तान समझा जाता है, इसका अर्थ यह है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, नॉन वोलेटाइल। फ्लैश मेमोरी कार्ड को एक स्थायी मेमोरी समझा जाता है जिसको बदला ना जा सके, इसलिए जब आप प्लेयर को बंद भी कर देंगे तो भी आपका डाटा खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी,
नॉन वोलेटाइल। अगला सवाल है, वह तकनीक जो मेन मेमोरी का वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? उस तकनीक को क्या कहते हैं जो मेन मेमोरी का वास्तविक साइज बढ़ा देती है? तो दोस्तों उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग या वर्चुअल स्टोरेज या मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, स्टोरेज संबंधित होगा, तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, तो वर्चुअल स्टोरेज इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पर, निम्नलिखित में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस के अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? निम्न में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? तो आंसर आएगा आपका यहां पे ऑप्शन देखिए, वर्चुअल मेमोरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? जो स्थायी जो मेमोरी उसका साइज बढ़ा देती है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे एड्रेस ज़्यादा हो जाते हैं मेमोरी के ही, क्योंकि मेमोरी को ही मर्ज करते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, वर्चुअल मेमोरी, जो कि एड्रेस के अधिक मेमोरी एड्रेस होती है इसमें। अगला सवाल है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति क्या होती है दोस्तों? धीमी, एक जैसी, तेज या बहुत तेज? तो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की जो गति होती है दोस्तों वो धीमी होती है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में तो हम शॉर्ट स्टोरेज करते हैं, छोटा मतलब कम साइज का। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? आपकी स्थायी मेमोरी होती है, रोम, जो से रोम है, वर्चुअल मेमोरी है, तो इसमें डाटा काफ़ी लंबे समय तक स्टोर होता है, तो इसमें धीमी, इसकी स्पीड क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। हम सीडी का प्रयोग करते हैं, डिस्क का प्रयोग करते हैं, तो उनमें उनकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है, स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा किसमें दोस्तों? ये आपको बताना है। अगर आप सेव करके कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो आपका डाटा वो कहां स्टोरेज हो जाएगा और वैसा का वैसा रहेगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज वही डिवाइस है दोस्तों, जैसे कई बच्चे मतलब डाटा कार्ड होता है, सीडी डिस्क होता है, डिस्क होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर आप स्टोर करेंगे तो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी आपका डाटा सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव या कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब नष्ट नहीं होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती, यह मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती। दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग करती है। ठीक है, यह 4 मुख्य प्रकार के डिवाइसों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यह भी गलत है। यह बाद में प्राप्त किए डाटा को सेव नहीं करती, यार बाद में प्राप्त किए गए डाटा को सेव करने के लिए ही तो इसको बनाया जाता है सेकेंडरी डिवाइस को। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों विद्युत नहीं होगी, आपका सिस्टम बंद रहेगा तो भी आपकी जो डाटा है वो सेव रहेगा। अगला सवाल है, हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, जिसे चेंज ना किया जा सके। हार्ड डिस्क ड्राइव है, वर्चुअल मेमोरी है, रोम है, ये क्या है? स्थायी मेमोरी के पार्ट है, नॉन वोलेटाइल। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर सीधे तौर पर हार्ड ड्राइव से जुड़ा होता है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। और लेते हैं दोस्तों कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो आप जानते हैं मॉनिटर तो स्टोर नहीं करता, कीबोर्ड भी स्टोर नहीं करता, प्रिंटर आउटपुट का पार्ट है। तो दोस्तों एक ही आंसर आएगा, डिस्क ड्राइव। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा को या सूचना को स्टोर करने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। आइए दोस्तों रीजनिंग सेक्शन के आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पे जो पहले 3 सवाल हैं वो एनालॉजी से संबंधित हैं। तो पहला सवाल दे रखा है, अच्छा का संबंध अगर बुरे से है तो अच्छा और बुरा क्या एक दूसरे के विलोम है? तो यहां पे दे रखा है छत, तो छत का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? आपको पता है फर्श से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पे दे रखा है भाई 1 है, फिर 8 है, फिर यहां पे स्पेस है, और फिर आपको दे रखा है 64। तो आपको पता है 64 है वो 4 का क्यूब है, 8 है वो 2 का क्यूब है,
और 1 है वो 1 का क्यूब हो सकता है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 27। तो 27 इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, BVSC का संबंध कह रहा है YEHX से है, तो वही संबंध आपको बताना है MRCP का किससे होगा दोस्तों। तो हम जानते हैं B का जो अपोजिट लेटर है वो क्या है दोस्तों Y, V का क्या है दोस्तों EV, इवनिंग होता है, हाई स्कूल, और CX, यानी जो पहले लेटर का अपोजिट पहले स्थान पे, दूसरे लेटर का अपोजिट दूसरे स्थान पे, क्रम में कोई बदलाव नहीं है, केवल अपोजिट को प्लेस किया गया है। तो इसी प्रकार से हम कर देंगे। तो M का क्या आएगा दोस्तों MNIRCX और काला पानी, तो NIX के ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले 3 सवाल हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहां पे संबंधित आकृति को चुनना है। तो पहली आकृति में क्या हो रहा है दोस्तों कि इस प्रकार से W है और यहां पे ट्राइंगल बनी हुई है, ये एक ट्राइंगल यहां पे है और दूसरे ट्राइंगल में यहां हुआ। दूसरे में क्या हुआ दोस्तों, ये ट्राइंगल आपकी यहां से ऐसे हो गई, तो ये ट्राइंगल यहां से ऐसे कैसे हो गया, ऐसे घुमाया होगा, इसको 180 डिग्री, देखो यहां से ऐसे घुमाया है ना, तो ये 90 डिग्री, ये कितने का कोण है 90 डिग्री का, तो इनको 90 डिग्री यहां पे ट्रेवल किया गया। और दोस्तों जो बीच वाला है ये सेम ही दिख रहा है, बीच वाला तो सेम ही दिख रहा है। अच्छा, इसी के आधार पे अगर कंपेयर करना चाहें तो अगर ये यहां से 90 डिग्री ऐसे आया है, तो जो अगली आकृति है जिसमें W आपका ऐसे नजर आ रहा है और यहां पे वर्ग का निशान है, ये भी वर्ग का निशान है, तो ये वर्ग आपके कैसे आ जाएंगे, यहां से ऐसे आएंगे, तो वर्ग आपके ऐसे आने चाहिए। ऐसे वर्ग दे रखे हैं या तो ऑप्शन सी में या फिर डी में, लेकिन आपको पता है ये जो W है ये भी इसको ट्रेवल किया है, इसको कैसे किया है दोस्तों 180 डिग्री क्लॉकवाइज। जब आप इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी घुमाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपोजिट, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाहर वाला नहीं अंदर वाला भी घूम सकता है दोस्तों, क्योंकि यहां पे कोई फिक्स तो है नहीं घुमाया है कि नहीं है। अगला सवाल, पर्सन आकृति दे रखी है, तो पर्सन आकृति से क्वेश्चन आकृति में जाते हैं। तो बाहर वाली आकृति तो लुप्त है, अंदर वाली आकृतियों को ऊपर नीचे जचा दिया, भाई ऐसे जचा दिया, ये फिर ये वर्ग था, फिर इसके ऊपर वर्ग जचा दिया, फिर ये सर्कल जचा दिया। इसी प्रकार इसमें कर देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा ट्राइंगल, फिर आपकी ये चतुर्भुज आएगी, और चतुर्भुज के ऊपर क्या आएगा दोस्तों ये आपका इस प्रकार से जो आकृति बनी हुई है ये वाली। तो इस प्रकार से किसमें ऑप्शन बी में ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, कह रहा है कि बहुतायत, परचूर, बहुत अधिक और विस्तृत। तो आप जानते हैं यहां पे बहुतायत, परचूर और बहुत अधिक ये दर्शाता है किसी मात्रा को, क्वांटिटी को, और विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ। तो यहां पे विषम क्या जाएगा विस्तृत, यही अलग होगा। अगला देखें यहां पे, तो अगला ऑप्शन ए दे रखा है AEFJ, ऑप्शन बी दे रखा है KOPT, ऑप्शन सी दे रखा है UYZD, और ऑप्शन डी दे रखा है EHIL। दोस्तों तो देखो 1 से 5 हुआ, कितना प्लस है भाई 4, 5 से फिर 6 हुआ प्लस 1, 6 से फिर 10 हुआ प्लस 4, 4 1 4 है, 11 से 15 प्लस 4, 15 से 16 प्लस 1, 16 से 20 प्लस 4, 4 1 4 है। यहां पे 21 से 25 हुआ तो प्लस 4 है, 25 से 26 प्लस 1 है, और 26 से 4 30 है। यानी तीनों में ए बी सी में तो 4 1 4 4 1 4 से बढ़ा हुआ। यहां पे देखें तो 5 से हुआ 8 प्लस 3, तो यही अलग हो जाता है दोस्तों, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में दे रखा है 24, ऑप्शन बी में दे रखा है 60, ऑप्शन सी में दे रखा है 124, और ऑप्शन डी में दे रखा है 216। कैसे अलग निकालेंगे, क्या इनमें से कोई एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर है बाकी नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। क्या एक नंबर घन है और दूसरे नहीं हो, तो भी अलग हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। अंकों का योग 9 6 6
और यहां पे 7 अलग अलग है, वो भी नहीं है। तो फिर आप ऐसे सवालों में कीजिए क्या दोस्तों, यहां पे आप एक काम कीजिए, भाजकता का नियम चेक कीजिए। तो आपको पता है 24 है, ये 12 से कटता है, बिल्कुल कटता है जी। 60 है, वो 12 से कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या 216 नहीं है दोस्तों, यहां पे 210 है। 210, क्या 210 है, वो भी 12 से कटता है, नहीं कटता है। तो फिर क्या करें, 8 का चेक कर लो। 8 या 24, ये 8 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो 6 का चेक कर लो। अगर 24 को 6 से भाग देंगे जाएगा, ये भी जाएगा। 6 या 18 और 6 पंजे ये भी जाएगा, लेकिन ये 6 से भाग नहीं जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, कि 124 है वो 6 से भागे नहीं जाता, बाकी जाते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, यहां पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है दोस्तों। शब्द दे रखे हैं वुड, फिर है राइटर, फिर है वाइटर, फिर है रोस्ट, और फिर है वर्कड। 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, क्या ओ वाले आएंगे या एच वाला पहले आएगा? तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा, वाइट आएगा सबसे पहले 3 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चेक करने तक की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, पहला लेटर आपने निकाल दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है केवल ऑप्शन सी में पहला लेटर 3 नंबर दे रखा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में से छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ते जा रहे हैं, तो नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से किसमें उपरोक्त नियम का पालन किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी, मैं डायरेक्ट इनकी प्लेस वाले लिख रहा हूं दोस्तों। तो आएगा 3 5 8 12 17 और 23। यहां पे आएगा 3 9 12 15 21 2 और 11। यहां पे आएगा दोस्तों 3 8 13 18 23 और 2। यहां पे आएगा 8 12 16 20 24 और 14 बढ़ते क्रम में। तो देखो 3 से 5 हुआ +2, 5 से 8 हुआ +3, 8 से 12 हुआ +4, 12 से 17 +5, 17 से 23 +6। तो यही इस साल का आंसर है। पहले 2 बढ़ा, फिर 3 4 5 एक एक बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ए सी स्पेस जी ए स्पेस ई जी स्पेस सी ई जी। तो सबसे पहले लेटर काउंट कीजिए दोस्तों। तो लेटर है 4 4 8 3 4 3 12, 3 4 4 की पेयर बना लो, 1 2 और 3। अब यहां पे देखिए दोस्तों, पहला लेटर यहां भी ए है, यहां भी ए है, तो यहां भी क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। तो यहां में हम फिल कर देते हैं ए। देखो ए सी ई, तो ए सी ई, ए सी ई जी, ए ई जी तो है, यहां पे क्या जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। अब देखो ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, तो यहां भी जी आ जाएगा। तो फिर क्या किया दोस्तों, ई सी ए जी, ई सी ए जी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ई सी ए जी। ऑप्शन 20 साल का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यहां पे साइन को चेंज किया गया है और चेंज के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है वोडोमास नियम पर। तो यहां पे हम संख्याएं लिख लेते हैं पहले, ताकि आसानी रहे। 175, फिर 25 है, फिर 5 20 3, 5 20 3, और फिर दे रखा है 100, 10 के बराबर। कह रहा है कि माइनस का जो अर्थ है भाग देना, यहां तो भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, भाई प्लस का अर्थ है गुणा। 5 गुणा में 20, और गुणा का अर्थ है माइनस से, और प्लस का अर्थ है किससे दोस्तों, गुणा से। ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हैं 25 से काटेंगे, पहले भाग देंगे, तो 25 छंगा 150 7 आएगा। ये पहले इनका गुणा करेंगे, ठीक है। तो 20 पंजे 100, प्लस में 7 107 आएगा। इधर 10 दिया 30, तो 107 में से 30 घटाइए 7, और 10 में 3 गई 7, 77 इस साल का क्या होगा, आंसर, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है कि ए जो है ना, वो 23 का संबंध 529 से है, फिर 1024 से है।
बी जो है उसमें क्या है 21 है, फिर 4 से 41 है और फिर आपका 144 है। तो इसी प्रकार पूछा है सी में अगर 19 का संबंध 361 है तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों। तो अगर ध्यान से देखें 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 1024 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 32 का। तो 32 कहां से बना होगा 23 को कन्वर्ट करके। पहले 23 का स्क्वायर लिखा है 529, फिर 23 के अंकों को चेंज करेंगे 32, तो 32 का स्क्वायर। जैसे 21 का स्क्वायर कितना होता है 144, सॉरी 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 के क्रम को चेंज करेंगे तो 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसी प्रकार 19 का स्क्वायर 361 है, तो 91 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 82, 11 में 9 गई 2, 82 81, 82 81 सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख लीजिए क्या है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है ये तो, ठीक है, इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, कुछ नहीं है, 0 1 2 -1 0 क्वेश्चन मार्क है, यहां पे -2 -1 और 0। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने करवाया है मिसिंग नंबर में। देखिए अगर 0 है, इस 0 को ध्यान से देखिए, 0 में इस 0 को यहां लिख दे, तो 0 में -1 करेंगे क्या आएगा दोस्तों -1। 0 में अगर आप -1 को जोड़ोगे, देखो 0 था उसमें प्लस कर रहे हैं -1, तो क्या आएगा -1। अब -1 में प्लस कर रहे हैं -1, तो -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। अगली टर्म में देख लीजिए, एक में से जोड़ेंगे -1, तो 1 -1 होगा 0 होगा, तो 0 लिखा हुआ है। फिर 0 में प्लस करेंगे -1, फिर आएगा -1, यानी जो पिछला नंबर उसमें -1 जोड़ते चले जाइए दोस्तों। तो आप जानते हैं 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों 1, यहां घटाएंगे 2 प्लस में -1 करेंगे तो 2 -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर आगे 1 प्लस -1 तो कितना आएगा 0, तो यहां पे आंसर आएगा 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में रोज है उसको क्या लिखा हुआ है दोस्तों TQUG। तो रोज है ROSE TQUG, 18 15 19 5, यहां पे 20 17 21 और 7 दोस्तों। तो +2 है, यहां पे 18 तो 21 हो रहा है, तो +2 कर देंगे। तो देखो यहां पे डायरेक्ट कीजिए, 2 से होगा 4, तो D, फिर I का 2 11 K, फिर S का 11 19 और 2 21, DKU। ऑप्शन सी या डी आपका आंसर आएगा, एक लेटर बताते हैं। तो भाई 3 2 5 DKUE बिल्कुल सही है। फिर W भी क्या आएगा WK, आखिरी लेटर पता कर दीजिए, T से 20 से 22, तो V आएगा ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर। अगला कह रहा है कि प्रश्न में उस शब्द को बताइए जो शब्द कोश के अनुसार क्रम अरेंज करने पर तीसरे स्थान पे आएगा। तो भाई एक का ऑप्शन है डांस, ठीक है DANCE, ऑप्शन बी है डाफ्ट, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है डेडो। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा दोस्तों, तो डी पहले आता है या एल या एन पहले आएगा या एफ पहले आएगा, तो DEF आता है, ये तो पहले नंबर पे आएगा। अच्छा जी, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, तो एल पहले आएगा एन पहले आएगा, तो एल पहले आएगा, ये आएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से अगला दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है पोलो, ऑप्शन बी दे रखा है आपका पोल, ऑप्शन सी दे रखा है पोल और ऑप्शन डी दे रखा है पोली। तो आप जानते हैं पोल तक तो सारे समान हैं, तो OE तो पहले नंबर पे ही हो जाएगा, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरे पर L, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। ऑप्शन ए जो दे रखा है ये आपका तीसरे नंबर पे रहेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, सार्थक क्रम दर्शाना है, रुई कपड़ा सूट और धागा। तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों रुई, रुई से क्या बनता है दोस्तों धागा, तो धागा है 4 नंबर पे, फिर आएगा धागा, धागे से क्या बनेगा दोस्तों कपड़ा, नंबर 2 कपड़ा, ठीक है कपड़ा, और नंबर फिर सबसे लास्ट में आएगा 3 नंबर, क्या सूट। भाई पहले रुई से धागा बनाएंगे, धागे से कपड़ा बनाएंगे और कपड़े से सूट बनाएंगे, तो ये क्रम हो जाएगा 1 4 2 3, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले आएगा रुई, नहीं सबसे पहले हम क्या करेंगे पौधा उगाएंगे, तो नंबर 2 पहले आएगा पौधे, पौधे से क्या प्राप्त होगी रुई, तो 2 के बाद 4 होगा, रुई से क्या होगा दोस्तों कपड़ा बनेगा,
लेकिन कपड़े से पहले धागा बनाएंगे ना, पौधा, रुई, धागा, यानी 2 4 1, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर। अगला सवाल देखिए, एंडोवर है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है। फिर दूसरा शब्द है एंथोग्राफी, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये आपको बताना है। तो एंडोवर को देखें तो DROVE, तो VE बन सकता है, डेवरर ये बन सकता है, राउंड ROUND। क्या एंडेवर में कहीं ड्राउन डब्लू का प्रयोग हुआ है? नहीं, तो जो ऑप्शन सी है ड्राउन, ये आपका शब्द यहां पे नहीं बन सकता। आगे देखते हैं एंथोग्राफी, हर्ट HEART, HEART बन सकता है, अर्थ बन सकता है गारमेंट GAR, ऑप्शन डी जो दे रखा है गारमेंट। तो ऊपर वाले शब्द में कहीं भी एम का प्रयोग नहीं हुआ, तो एम यहां पे दिया हुआ है, तो यही शब्द आपका नहीं बन सकता। अगला सवाल देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित? तो डायरेक्ट आंसर दामाद है, फिर भी समझा देता हूं, ठीक है। उस व्यक्ति के ससुर के पिता, यानी जिस पुरुष की इशारा कर रही है उसका ससुर का पिता भाई। तो देखिए ये वो पुरुष है जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है। अब पुरुष का ससुर कौन? पुरुष की पत्नी का पिता। ये जो व्यक्ति है इसका क्या लगता है? ससुर लगता है। इसका जो पिता है ना, इसका जो पिता है ये उस महिला का क्या है? ससुर है। तो ये जो व्यक्ति उस महिला की ओर ससुर तो कैसे लगेगा? मैं कहूं कि वो व्यक्ति मेरा ससुर है, तो वो व्यक्ति मेरा ससुर कैसे होगा? मेरी पत्नी का पिता होगा। अगर मैं महिला हूं तो वो मेरा ससुर कैसे होगा? मेरे पति का पिता होगा। इसका मतलब जो महिला है जो इशारा कर रही है वो ये है, इसकी पत्नी है। वो पुरुष को इशारा करे कि उसका जो ससुर है उसके ससुर का पिता मेरा ससुर है। तो यही तो जो व्यक्ति है जो महिला का ससुर है, और ये पिता है किसका? इस पुरुष के ससुर का। तो पूछा जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है वो ससुर कौन है, पुरुष कौन है? तो ये जो पुरुष है दोस्तों महिला की पुत्री का पति है, और महिला की पुत्री का पति क्या लगता है दोस्तों? दामाद। तो सवाल का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी दामाद। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए है ना उत्तर की ओर अभिमुख होकर, यानी मेरे पीछे उत्तर है, सामने दक्षिण है। पहले मैं आपकी तरफ खड़ा हुआ और फिर मैं क्या कर दिया? सिर के बल खड़ा हो गया। तो जैसे मैं आपकी तरफ हूं तो सिर के बल खड़ा हूंगा, तो मेरा बायां हाथ किस तरफ जाएगा? आपको पता है, आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए भैया। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैं ऐसे खड़ा हुआ था आपकी तरफ मुंह करके, मेरा मुंह किस तरफ है? दक्षिण, क्योंकि उत्तर के अभिमुख हूं मैं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया? सिर के बल खड़ा हो गया, तो मेरा बायां हाथ तो यही है ना। तो ये बायां हाथ कौन सी दिशा में दोस्तों? पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या जाएगा? पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन रहेगी, ये उसका लेफ्ट हैंड रहेगा और ये क्या रहेगा? राइट हैंड। क्योंकि इस तरफ आपको क्या नजर आएगा? मेरा सिर नजर आएगा, मुंह तो मेरा उत्तर की ओर है, ठीक है। बात आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों की पहली तारीख को एक ही बार होगा? तो देखिए दोस्तों कोडिंग देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में क्या होती है दोस्तों? आपको पता है 144, ठीक है, 025, 036 और 146 होती है, ठीक है। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है? 03 हो जाती है, ठीक है। यहां पे 03 होती है, बाकी सेम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखें तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे 025, 036, 144 किन महीनों के दिन समान होंगे दोस्तों? जनवरी और अप्रैल के। और यहां पे क्या पूछा है? तो जनवरी, मार्च और नवंबर। तो मार्च और नवंबर, हाँ ये आंसर आएगा ऑप्शन ए, मार्च नवंबर के भी समान है। फरवरी मार्च, फरवरी मार्च नहीं आएगा। जुलाई अगस्त नहीं आएगा। जनवरी मई, तो जनवरी और मई नहीं आएगा दोस्तों। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, मार्च और नवंबर। दोस्तों कोडिंग आपको पता नहीं है, जिन महीनों की कोडिंग समान उनके दिन भी क्या रहेंगे? समान रहेंगे। बस इतना सा लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। जिस प्रकार तैरने का संबंध मछली से, आपको पता है मछली क्या करती है? तैरती है। तो रेंगता क्या है दोस्तों? सांप। तो आखिरी सवाल का आंसर क्या जाएगा? सांप आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं जीके सेक्शन की ओर। तो जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो दोस्तों सितारा देवी जो एक नाट्यकार हैं, नृत्यकार हैं, इनका संबंध है कथक नृत्य से। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि कथक है ये कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सितारा देवी का संबंध किससे है दोस्तों? ऑप्शन सी कथक से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में कितने पिन कोड हैं? सवाल है भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र हैं? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, भारत में कुल 8 पिन कोड डाक क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस शहर का स्थानीय समय भारत का स्थानीय समय के निकटतम है? किस शहर का स्थानीय समय जो है भारत के स्थानीय समय के निकटतम है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोलंबो। तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा दोस्तों, कोलंबो का जो समय है स्थानीय समय वो भारत के स्थानीय समय के बिल्कुल करीब है दोस्तों। अगला सवाल है, सनी डेज, सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो सनी से ही संबंध है सुनील गावस्कर का। ठीक है, तो सुनील गावस्कर इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज क्यों प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध कथक नृत्य हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, कथक नृत्य हैं बिरजू महाराज, ऑप्शन ए। अगला सवाल है दोस्तों, वह भगत संत कौन थे जो कृष्ण के उपासक नहीं थे? ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने दोस्तों थोड़े दिन पहले आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया है लूसेंट से कंप्लीट, और उसमें हमने आपको बताया है भक्ति आंदोलन में हमने पढ़ा था। तो हम जानते हैं दोस्तों कि वल्लभाचार्य, मीराबाई और सूरदास ये तीनों ही कृष्ण के उपासक रहे हैं, लेकिन रामानंद हैं वो कृष्ण के उपासक नहीं है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल फिर से मध्यकालीन भारत से है दोस्तों, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, तो जाके वो वीडियो देखिए, मध्यकालीन भारत लूसेंट कंप्लीट वीडियो, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्पफुल मिलने वाली है दोस्तों। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अगर आपने वो वीर जो मध्यकालीन भारत पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, वीर सिंह देव बुंदेला। ठीक है दोस्तों, देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बंगाल विभाजन लागू होने के दिन से राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन दोस्तों। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड? तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, आतिशबाजी में लाल रंग निम्नलिखित में से किस मूलक के कारण होता है? तो जो आतिशबाजी करते हैं दोस्तों, जो लाल रंग वहां पे दिखाई देता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? स्ट्रासियम के उदाहरण, स्ट्रासियम, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, डाक मतदान को क्या कहा जाता है? बहुमतदान, गुप्त मतदान, भारित मतदान या प्रोक्ष मतदान? तो डाक मतदान को दोस्तों प्रोक्ष मतदान कहा जाता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त पद को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए? तो ये तो बहुत आसान सवाल है दोस्तों, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा, 6 माह के भीतर इसको भरना जरूरी है दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह पहला देश कौन सा है जिसने चिकित्सीय ढंग से आत्महत्या को कानूनी करार दिया है? दोस्तों वह पहला देश कौन सा है जिसने मेडिकल टर्म से आत्महत्या को कानूनी करार दिया है? तो वो देश है दोस्तों
नेदरलैंड, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। काफी बार ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी और आगे भी आने की इसकी संभावना है क्वेश्चन की। अगला सवाल है, सारे जहान से अच्छा इस सॉन्ग के रचयिता कौन है दोस्तों? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक है दोस्तों मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? बारदोली, अहमदाबाद, सूरत या बड़ोदरा? तो आप सभी जानते हैं दांडी मार्च अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अभी आप जानते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति यहां पे प्रधानमंत्री होता है ना दोस्तों, तो प्रधानमंत्री आपका आंसर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो आप सभी जानते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, तो प्रधानमंत्री कौन हुआ दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक अंग हुआ, तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आएगा। अगर यहां पे केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं होता तो आंसर आता प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला सवाल है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा है? तो गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन, ऑप्शन ए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? मीथेन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? क्या प्लेग है वो चूहों से फैलता है? ये बिल्कुल सही है दोस्तों। रेबीज क्या कुत्ते से फैलता है? बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या पोलियो बंदर से फैलता है? देखो, टैपवर्म बीमारी है वो सूअर से फैलती है, बिल्कुल सही है, लेकिन पोलियो है वो बंदर से नहीं फैलता है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। ये जोड़ी यहां पे क्या है? गलत है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन सी हैं? तो दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री का गौरव है नरगिस दत्त को प्राप्त है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, टीएनटी, आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन या पीक्रिक अम्ल? तो डायनामाइट में दोस्तों मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, विलियम्स बहनें किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों, विलियम्स बहनें दोस्तों टेनिस से संबंधित हैं, वेनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स दोस्तों। ठीक है, सेरेना विलियम्स बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं दोस्तों, और वेनस विलियम्स तो उससे भी ज्यादा है। तो दोनों बहनें किससे संबंधित दोस्तों? टेनिस से। अगला सवाल है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, महिला बैडमिंटन, फुटबॉल या महिला टेबल टेनिस? तो दोस्तों, उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, क्रिकेट में थर्ड मैन कहां रखा जाता है? क्या लेग साइड में, स्लिप व गली के बीच में, या मिड ऑफ पर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, आप क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल चल रहे हैं, तो आप देखना कि थर्ड मैन कहां खड़ा होता है। वो स्लिप और गली के पीछे खड़ा होता है, बीचों बीच पीछे बाउंड्री लाइन पर, थोड़ा सा आगे, यानी 30 यार्ड के दायरे के बाहर हो सकता है या बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मोनालिसा क्या है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो मोनालिसा है एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा, जिसमें वो मुस्कुराती हुई लेडीज आपको दिखाई देती है। ठीक है, अगला सवाल है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे? तो दोस्तों, केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पहले 1963 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया है? क्या सांची के स्तूप बनाए हैं, उज्जैन के मंदिर, या ग्वालियर या खजुराहो के मंदिर? तो दोस्तों, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों की देन है, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों, आप जानते हैं ये हमारा भारत है। ठीक है, भारत का नक्शा थोड़ा गलत बन गया, ये भारत है दोस्तों, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? अरब सागर। तो आपको बताना है ये ऐसी नदियां जो इधर बहती हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं
कि जो ताप्ती और नर्मदा नदी है दोनों ही भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों, दोनों ही नदियां। ठीक है, पश्चिम की ओर बहते हुए। ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और प्लेटलेट्स का संबंध किससे दोस्तों? आरबीसी से। आरबीसी कहां बनती है दोस्तों? पलिया में। अस्थि मज्जा में बनती है, पलिया में वो खत्म होती है दोस्तों। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिया को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों केसी नियोगी थे। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के पहले उपराष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है, जबकि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि सबसे लंबे कार्यकाल तक भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में बहुत सारी संख्याएं जाती हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन सी। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 1829 में राजा राम मोहन राय के समय में सती प्रथा का निषेध कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, पूना एक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों पूना एक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक या अब्दुल कलाम आजाद? तो दोस्तों 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो ऐसा करने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। 12 से 35 तो मौलिक अधिकार हैं, 5 से 11 नागरिकता है, 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। तो आप जानते हैं 36 से 51 चौथे नंबर पे आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को, ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो सबसे पहले जो पंचायत है वो राजस्थान में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं हैं, इनमें हिंदी के बाद कौन सी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, बंगाली। ठीक है, भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा संविधान के अनुसूची में दे रखी है, उनके बाद बंगाली ही बोली जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक दोस्तों अरविंद घोष नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, जबकि राम बिहारी बोस भी नहीं। प्रथम संपादक थे बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों। अगला सवाल है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया दोस्तों? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने से 2 दिन पहले राष्ट्रगान को अधिग्रहित किया गया, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। अगला सवाल है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का गठन दोस्तों सरदार भगत सिंह ने किया। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कोई भी उप प्रधानमंत्री बना नहीं है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना, पत्ती, फल या जड़?
तो आप सभी जानते हैं अदरक क्या है दोस्तों, एक तना है, तो हम तना खाते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोजोम विरासत के रूप में लेता है दोस्तों। तो आप जानते हैं जब पिता का होता है XY और माता का होता है XX दोस्तों, तो पिता का Y जब माता के X से कनेक्ट होता है दोस्तों तभी लड़के का जन्म होता है। तो आप सभी जानते हैं 22 जोड़े तो खुद के रहेंगे और पिता से लेके आता है Y, तो 22Y दोस्तों। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए दोस्तों लोहे के साथ क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एलपीजी में कौन सी गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है, यानी एलपीजी जो गैस होती है उसमें उसकी गंध को पहचानने के लिए कौन सी पदार्थ है उसका प्रयोग होता है। तो बताइए जरा क्या आएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एथिल मैकेप्टन का प्रयोग होता है गंध को पहचानने के लिए, यानी गंधीय पदार्थ होता है। अगला सवाल है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था दोस्तों। फिर से मध्यकालीन भारत से सवाल पूछा गया दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र को भड़काया था इन्हीं के खिलाफ, तो अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया था जहांगीर ने। और आप सभी जानते हैं गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था, औरंगजेब ने दोस्तों, जो कि इनके 8वें गुरु हैं। अगला सवाल है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी। ठीक है दोस्तों, तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनने का जो गौरव है दोस्तों, एम फातिमा बीबी को प्राप्त है। ऑप्शन सी। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की है। प्रावधान की संस्तुति, तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग नंबर 4 क में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और उसमें लाइन जोड़ी गई है कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच में निःशुल्क पढ़ाई यहाँ पे दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, दिल्ली पुलिस स्पेशल महा मॉक टेस्ट नंबर 8। तो आपने इसमें कितना स्कोर किया है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हमें जरूर कमेंट करके बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले वीडियोज का नोटिस प्राप्त करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जोड़ें ताकि वो भी तैयारी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 28 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, जिसके हथियार तेज रहेंगे, जो शार्प चलेगा, स्टिक चलेगा। ठीक है, शार्प से ज़्यादा जरूरी है स्टिक, आपके सवाल सही होना जरूरी है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 100 मॉक टेस्ट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, यानी टोटल 10,000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लास में आपको सोल्व करके देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।